हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। तो किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है त्वरण, बी ऑप्शन है दंडालेख, सी ऑप्शन है बारंबारता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। तो किसी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है और प्रतिशत में 0% से लेके 100% तक होता है। और किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन -10 दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, तो किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 पाई आर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और यहाँ पे आर क्या है, तो त्रिज्या है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि b² - 4ac को कहा जाता है। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है विविध कर, सी ऑप्शन है गुणांक, डी ऑप्शन है अशून्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। तो विवेचक या विविध कर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि π/2 क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि π/2 है, तो हम कई बार बता चुके हैं। पाई और रूट दोनों क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या में पाई है यानी π/2 है। तो π/2 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। और यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है, और चरघात बहुपद का शून्यक 4 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। इसमें से आपको बताना है
कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल न हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संगत, डी ऑप्शन है असंगत, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे असंगत कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस समीकरण का हल होगा उसे संगत कहेंगे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांग सम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज देखने में एक जैसे लगते हैं यानी समरूप होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटता है, जहाँ पे कटता है वो मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न एक ही है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है। तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। और व्यास को हम किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होता है। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांग सम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होता है, तो दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त समरूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है। तो संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। तो बोल रहा है कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होगा। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, यानी आमने सामने का कोण कितना होता है। तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि 1.12, फिर यहाँ पे 112, फिर 111, फिर 2, फिर यहाँ पे 11 डॉट एक संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है परिमेय अपरिमेय दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे देखिए 1 बार 1 आया है और यहाँ पे 2 बार 1 आया है, फिर यहाँ पे 3 बार 1 आया है। तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भाज्य बराबर डैश गुणे भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस खाली स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। तो इस खाली स्थान की जगह पे क्या होगा, भाजक होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुपात, बी ऑप्शन है सार्व अंतर, सी ऑप्शन है समानुपात, डी ऑप्शन है गुणांक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो सार्व अंतर कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। और डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। ए ऑप्शन है गोला, बी ऑप्शन है कीप, सी ऑप्शन है छिन्नक, डी ऑप्शन है वृत्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। तो गोलाकार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। ए ऑप्शन है माध्य, बी ऑप्शन है माध्यिका, सी ऑप्शन है बहुलक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। तो माध्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि बहुलक बराबर 3 डैश माइनस 2 माध्य। यहाँ पे आपको बताना है कि खाली स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो खाली वाले स्थान पे क्या होगा, माध्यिका होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30
30 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। और यहाँ पे ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। ए ऑप्शन है एक और केवल एक, बी ऑप्शन है कोई हल नहीं, सी ऑप्शन है अनगिनत हल, डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK, फिर यहाँ पे CLASS, यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए सभी विषयों का टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में यहाँ पे हम अपलोड कर दिए हैं। बस यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये खुल रहा है, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ से आप लोग सभी विषयों का यहाँ पे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं और इसका पीडीएफ हम जस्ट 2 मिनट में अपलोड करेंगे। जैसे ही क्लास खत्म होता है वैसे ही हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कल एग्जाम है मैथ का, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। और जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसी में से फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। एक भी प्रश्न उससे बाहर से नहीं पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका काफ़ी अच्छा नंबर आ जाए मैथ में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।